हेलो गाइस। वो सारे कंप्लीट कर देंगे हम टेक्स्ट क्वेश्चन एक ही वीडियो में, जितने भी होंगे। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप सीधे इसके टॉपिक्स वगैरह पढ़ लो, चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो यहाँ क्वेश्चन के थ्रू भी आप चैप्टर काफी रिवाइज कर सकते हो। मैं चीजें समझाता हूँ चैप्टर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो जी पहला क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन एक रिएक्शन हो रही है जिसमें 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम इथेनोइक एसिड के साथ। मतलब सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। किस किस का रिएक्शन हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट, यहां लिख देता हूं मैं, सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा कौन सा है? इथेनोइक एसिड। इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, लिखा हुआ ना, द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 9 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर भी बन रहा है, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइट। तो सोडियम इथेनोइट, नोइट, तो हमारा क्या हो रहा है भाई? हमारा सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं और आपका बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम इथेनोइट। अब इनके ग्राम लिख लेता हूँ। सोडियम कार्बोनेट कितना है? 5.3 ग्राम, तो यहाँ नीचे लिख लेता हूँ 3 ग्राम। उसके बाद आपका इथेनोइक एसिड कितना है? ये रहा 6 ग्राम, तो ये हो गया 6 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 2.2 ग्राम, ये रहा 2.2 ग्राम। वाटर कितना है? 0.9 ग्राम। अब कंफ्यूज मत हो ना, वाटर तो लिक्विड है, ग्राम में कैसे? हम ये इक्वेशन के लिए ग्राम में लिख रहे हैं वाटर। उसका सोडियम इथेनोइट 8.2 ग्राम, तो ये हो गया 8.2 ग्राम। तो ये हो गया हमारा पूरा जो लिखा हुआ है। अब इसने क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन क्या पूछा है? शो, क्या दिखाएं हम इसको क्वेश्चन में? शो दैट दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है वो आर इन गुड ऑब्जर्वेशन आर इन अग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ, ये कह रहा है कि जो रिएक्शन है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अग्रीमेंट मतलब फुलफिल करती है, फॉलो करती है? लॉ ऑफ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो रिएक्टेंट साइड का जो मास है और प्रोडक्ट साइड का मास है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या कहता है? यहां मैं लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं, देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि मास कभी ना तो बन सकता ना मिट सकता, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बोल रखा है। तो जो मास है वो सेम ही रहेगा। तो रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट साइड में मास होगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड से ही प्रोडक्ट साइड बन रहा है रिएक्शन होके। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट साइड, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम चेक कर लेते हैं, पूछ रहा है कि भाई शो करके बताओ कि जो ये जो इक्वेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, अग्री करती है उससे। तो हम देख लेंगे भाई, रिएक्टेंट साइड में हमारा टोटल कितना मास है? 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, तो 5.3 प्लस 6 होता है आपका 11.3 ग्राम। हमारे रिएक्टेंट साइड में 11.3 ग्राम है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 11.3 ग्राम ही होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ है। तो हम देख लेते हैं, ये हमारा रिएक्टेंट साइड में आ गया। अब प्रोडक्ट साइड में कितना मास है देख लेते हैं। तो 2.2 प्लस 8.2 प्लस 0.9, ये तीनों को जब आप मिलाओगे 10.4 और 11.3 आ गया। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 11.3 आ गया। तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट साइड आ गया। दोनों में 11.3 ग्राम है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड रिएक्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो सोडियम इथेनोइट बनाते हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, दोनों साइड का मास सेम हो गया ना, 11.3 11.3। तो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहाँ पर आपको है ना रेशियो का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं आया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी है ये बहुत ईजी क्वेश्चन। तो ये हमें रेशियो दे रखा है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या दे रखा है? मेरे रेशियो कितना है? 1:8। हाइड्रोजन मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो 8 ग्राम हमें ऑक्सीजन लेना होगा। रेशियो मतलब 1 ग्राम, ये 1:8 दे रखा है ना, मतलब अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। मतलब 8 गुना 1 × 8, 1 ग्राम का
8 गुना 8 होता है ना, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ये रेशियो है। तो हमसे क्वेश्चन बस इतना पूछा है कि अगर किसी ने ऑक्सीजन गैस को लिया 3 ग्राम, ओ सॉरी किसी ने हाइड्रोजन को लिया 3 ग्राम, लिखा हुआ नहीं कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का तो पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर मान लो किसी ने 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली, तो ये पूछ रहा है ऑक्सीजन का कितने ग्राम लेना पड़ेगा ये रेशियो मेंटेन करने के लिए। तो मैंने आपको क्या कहा, रेशियो हमारा ये दे रखा है 1:8, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो उसका मल्टीप्लाई बाय 8 ग्राम हमें ऑक्सीजन लेना है, 1 × 8 8 ही होगा ना। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन लिए तो ऑक्सीजन कितना होगा, ये क्वेश्चन है, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 24 ग्राम। तो हमारा हम जो ऑक्सीजन लेंगे वो लेंगे 24, इसका आंसर। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, आपको बस ये रेशियो समझ आना चाहिए। तो दोबारा समझाता हूँ, दोबारा देखो इस क्वेश्चन को एक बार और। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दे रखा है 1:8। इसका मतलब, रेशियो का मतलब क्या है वो समझो। रेशियो का मतलब है कि अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। मतलब 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लिया तो उसका 8 गुना, यानी कि 8 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 8 आएगा। तो अगर 3 ग्राम हमने हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर हमने 3 ग्राम हाइड्रोजन लिया, तो ऑक्सीजन कितना होगा ये पूछ रहा है, ऑक्सीजन कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करा था तो 8 आ गया, यहाँ पर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे उतने ही ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होंगे, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 8 जा 24, तो यानी कि 24 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया है। समझ गए, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच पोस्टुलेट मतलब आसान भाषा में कोई पॉइंट या स्टेटमेंट। तो ये डॉल्टन्स जो है, जो डॉल्टन है ये नाम है साइंटिस्ट का, इसने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटम से रिलेटेड इसने एक थ्योरी दी थी। एटम होता है ना हमारे, उससे रिलेटेड डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने एक एटम की थ्योरी दी थी जिसका नाम था एटॉमिक थ्योरी। उसमें उसने कुछ पोस्टुलेट यानी कुछ स्टेटमेंट्स बनाई थी, कुछ पॉइंट्स बताए थे उस थ्योरी में। तो वो जो पॉइंट है उनमें से कौन से पॉइंट का रिजल्ट है, कुछ उसने जो पॉइंट बताया इस थ्योरी में, उसमें से कौन से पॉइंट का रिजल्ट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकला। तो पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड, मास बन भी नहीं सकता, नॉर इट कैन बी डेस्ट्रॉयड, और डेस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो ये कह रहा है ये कहां से आया, ये जो पॉइंट हमारा निकला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये कह रहे हैं डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी में जो पोस्टुलेट यानी कि जो पॉइंट दिए थे, जो स्टेटमेंट दिए थे, उनमें से कौन से वाले पॉइंट से ये निकला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पूछ रहा है। तो वो पॉइंट ये था कि एक पोस्टुलेट डाल्टन ने ये दिया था कि जो एटम है ना, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उसने कहा था एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसने बोला था एटम जो है वो इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब जो डिवाइड नहीं हो सकता और टूट नहीं सकता। तो उसने बोला था कि एटम के बारे में उसने बोला था कि एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ये उसने बोला था अपने पोस्टुलेट में, इस थ्योरी में, एटॉमिक थ्योरी की। और यहीं से ये भी चीज निकली कि मास भी क्रिएट नहीं हो सकता और डेस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो कौन सा पोस्टुलेट था, एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम कहाँ होते हैं, इन केमिकल रिएक्शन में होते हैं एटम। समझ आ गई बात। नेक्स्ट देख लो, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये भी वही क्वेश्चन है कि भाई डाल्टन ने, एक फिजिसिस्ट है, उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसमें कुछ पोस्टुलेट थे, पोस्टुलेट मतलब कुछ पॉइंट्स थे, कुछ स्टेटमेंट्स थे। तो उन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वो होता है कि भाई जैसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, किसी भी टाइप का केमिकल सब्सटेंस, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि उस केमिकल सब्सटेंस में जितने भी एलिमेंट है ना, वो एक फिक्स्ड या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है CO2। तो CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन है उनका रेशियो 3:8 होगा, हमेशा 3:8 के रेशियो में होंगे। तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, फिक्स्ड रेशियो है, फिक्स रेशियो में ही एलिमेंट है। कौन से, इस CO2 जो सब्सटेंस है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन है।
और उनका रेशियो फिक्स है, हमेशा 3:8 के रेशियो में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 ग्राम कार्बन होगी 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो ऐसे रेशियो होगा। तो इसका अगर मैं डबल करूं 6 ग्राम कार्बन होगी तो इसका भी डबल करना पड़ेगा 16 ग्राम। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि भाई केमिकल सब्सटेंस में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी जिसमें जो पॉइंट थे जिनको हम पोस्टुलेट बोलते हैं, उसमें से कौन सा पोस्टुलेट ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करता है, कौन सा वाला? तो उसका एक स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी की, उसमें जो पॉइंट था वो ये था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। क्या था? द रिलेटिव नंबर एंड kinds of atoms, relative number and kinds of atoms are constant in a compound. Given compound, समझ रहे हो? तो ये वाला जो पोस्टुलेट था एटॉमिक थ्योरी का, वो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करता है। आप ध्यान से सुनो, आप देखो इसको पढ़ने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड में, ये जो पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड में जो नंबर और काइंड ऑफ एटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो ये कांस्टेंट ही तो है, देखो यहीं से ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एक्सप्लेन हुआ है इस वाले पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो याद करने वाली चीज है, इसको याद कर लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है डिफाइंड एटॉमिक मास यूनिट, AMU भी बोलते हैं कुछ लोग शॉर्ट में, एटॉमिक मास यूनिट को आपको डिफाइन करना है। तो भाई कैसे डिफाइन करोगे? तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बराबर है, एक एटॉमिक मास यूनिट जो एक, ध्यान से सुनो, एक एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU बराबर होगा जो कार्बन एटम है ना C12 आइसोटोप, आइसोटोप होते हैं कार्बन एटम का, कार्बन एटम का एक C12 नाम का आइसोटोप है। तो इसका जो 1/12 वेट है ना, 1/12 वेट, वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। ये इसकी डेफिनेशन, नहीं समझे? कोई कार्बन एटम है जिसका नाम है C12, एक आइसोटोप है कार्बन एटम का। क्या है? आइसोटोप। कार्बन एटम का ये आइसोटोप है। तो इस आइसोटोप का जो 1/12 वेट होगा, 1/12 मास होगा, वही 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। दोबारा सुनो, एक कार्बन C12 नाम का एक कार्बन का आइसोटोप है, उसका 1/12 का मास होगा, वही 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, तो आप दोबारा सुनो और समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद द नेकेड आइज। तो भाई पहला तो सबसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, मतलब कॉमन सेंस वाला आंसर तो ये है कि भाई नेकेड आइज से हम इसको इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि एटम्स जो होते हैं बहुत वेरी स्मॉल होते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। कोई भी चीज़ जो हम इमेजिन कर सकते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। और दूसरी बात आपका ये बोल सकते हो, इसका बिल्कुल जो लॉजिकल आंसर तो ये है कि भाई नेकेड आई से हम कैसे देख लेंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। और इसका हिंट ऐसे दे रखा है, बट इसकी जो हम रेडियस वगैरह जो होता है ना वो नैनोमीटर में निकालते हैं। नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर्स में होती है, नैनोमीटर्स में 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो इतना छोटा होता है, मतलब अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे आइटम, हम मिलियंस आइटम रखें ना, मिलियंस, जैसे मिलियंस आइटम, जैसे एक आइटम है मान लो, एक आइटम है, तो बहुत सारे मिलियंस, मिलियंस ऑफ आइटम भी हम एक के ऊपर एक रखें ना, तो हमारे पेपर जितना पतले, जितने थिन बनेगा, उससे भी थिन बल्कि। तो इतना स्मॉल होता है, तो इसीलिए हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो आप इसको एक्सप्लेन कर देना कि बहुत स्मॉल होता है, इसको नैनोमीटर में, इसका रेडियस होता है, ऐसे सर्कल होता है ना, तो इसका जो रेडियस होता है, सर्कुलर होता है आइटम, तो इसका जो रेडियस है वो नैनोमीटर में होता है, इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो नेकेड आई से कैसे दिख जाए? ठीक है, नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 7th क्वेश्चन नंबर 7th, राइट डाउन द फॉर्मूले। तो ये तो भाई सीधे फॉर्मूले पूछ लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा, इसमें आपको फॉर्मूले याद करने हैं। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम क्या होता है? Na, ऑक्साइड क्या होता है? O, सोडियम ऑक्साइड। लेकिन सोडियम जो है उसके 2 आइटम होंगे, तो ये फॉर्मूला सोडियम ऑक्साइड का Na2 है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आपको फॉर्मूले याद करते हुए चलो। सोडियम सल्फेट क्या होता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड है, तो सोडियम Na2 और सल्फाइड का S, तो ये इसका फॉर्मूला तो पूछ रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो Mg मैग्नीशियम का, और हाइड्रोक्साइड होता है OH,
होल 2, OH होल 2। ये फॉर्मूले आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, 1 मार्क में या कहीं ना कहीं पूछ लेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम ऑक्साइड Na2O और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। याद रहेगा ये? तो याद करने वाली बात है, आपको समझ में आना चाहिए। इसमें पूछा है, इसमें फॉर्मूले दे दिए, इसमें नाम पूछ रहा है, उल्टा कर दिया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में फॉर्मूला दे दिया, आपको नाम पूछ रहा है। तो ये क्या है? एल्यूमिनियम, मेरे को यहाँ से दिख रहा है एल्यूमिनियम, और ये सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो सल्फेट है, तो इसका नाम होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। इसे गैस करना सीखो अपना। एल्यूमिनियम, अब देखा करो कौन कौन से एलिमेंट है, उस हिसाब से नाम गैस करा करो। देखो यहाँ पर ये क्या, कैल्शियम है और ये क्लोरीन है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम बोलो क्लोराइड। गैस कर लिया तुमने, कैल्शियम क्लोराइड। इसको देखो, ये के क्या होता है? पोटेशियम, और ये सल्फेट तो भी हमने देखा है SO4, तो यानी क्या है? पोटेशियम सल्फेट हो गए, पोटेशियम सल्फेट। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट था, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर के फिर से आ गया, तो के क्या होता है? पोटेशियम का आपका सिंबल है, और ये नाइट्रेट है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। ये क्या है? कैल्शियम, और ये CO3 क्या है? कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पेपर में आपके कहीं ना कहीं दिखेंगे, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। भाई केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट वे किसी भी कंपाउंड को या किसी भी सब्सटेंस को बताने के लिए। जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने लिखूं ऐसे, कैल्शियम क्लोराइड, तो इतना बड़ा ये सब लिखने की जगह एक छोटा सा मैं ऐसे कैल्शियम का सिंबल लिखूंगा, क्लोराइड बन रहा है तो Cl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये क्या है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एक इजीएस्ट वे है या सिंपलेस्ट वे है किसी भी सब्सटेंस को बताने के लिए, और इस फॉर्मूले से, जैसे यहाँ लिखा है ना मैंने कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। एक तो हमें देखो सिंबल पता चल गया कि कैल्शियम का सिंबल Ca, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, या 2 एटम है क्लोरीन के इसलिए क्लोराइड है। और दूसरा हमें वैलेंसी भी पता चलती है, इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी। देखो इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब किसी भी एटम का जो आउटरमोस्ट शेल होता है ना, आउटरमोस्ट शेल में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको वैलेंसी बोलते हैं। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि भाई कितने आउटरमोस्ट, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब इसीलिए इसमें अंदर -1 चार्ज होता है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है तो बस इतना समझ लो कि केमिकल फॉर्मूला, ये वैलेंसी वगैरह समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो बस इतना समझ लो कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपको इजीएस्ट या सिंपलेस्ट वे बताता है किसी भी सब्सटेंस को लिखने के लिए। इजीएस्ट वे आपका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। देख लो, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, देखो कितने एटम, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो देखो इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, आप खुद बताओ कितने एटम प्रेजेंट है। भाई हाइड्रोजन के 2 हैं और एक सल्फर का 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 2 + 1, 3 एटम प्रेजेंट। ये तो पूछ रहे हैं भाई हाइड्रोजन के, ऐसे लिख लो आप अच्छे से, हाइड्रोजन के 2, 1, टोटल 3 आइटम्स प्रेजेंट है। इसका आप खुद बताओ मुझे, जल्दी बताओ इसका खुद कैसे बताओगे मुझे। अरे भाई पी, फॉस्फोरस का 1, और ऑक्सीजन के कितने हैं? ये नीचे जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना, सबस्क्रिप्ट मतलब तो नीचे लिखा होता है वो, ये तो चार्ज बताता है, ये जो ऊपर लिखा होता है चार्ज बता रहा है कि -3 चार्ज है इस पे, है ना। ऊपर जो लिखा हुआ है वो चार्ज बताता है, नीचे बताता है कि कितने आइटम है। ये जो नीचे लिखा है ना 4, ये बताएगा कितने आइटम है। तो ऑक्सीजन के कितने आइटम है? 4। ऑक्सीजन के कितने आइटम है? 4। फॉस्फोरस का 1, 4, तो टोटल कितने हो गए? जो आपका कंपाउंड बना फॉस्फेट आयन, इसमें टोटल कितने आइटम्स है? आइटम्स पूछ रहा है ना, इसमें टोटल है 1 फॉस्फोरस का, 4 ऑक्सीजन के, टोटल 5। बस इतना क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलते हैं 11। देखो इसमें हमें मॉलिक्यूलर मासेस बताना है। ये जितने भी हमारे सामने सब्सटेंस लिखे हुए हैं ना, उसका हमें मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए ना आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए सबसे। एटॉमिक मास क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक मास। अब आप पूछोगे एटॉमिक मास क्या होता है, तो जरा ध्यान से सुनो। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो एक एटम है, एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे कोई ये एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं,
और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो एक एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये 3 चीजें होती है। तो इन सबका जो टोटल मास होता है उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये 3 ही चीजें किसी भी एटम में होती है, तो इनका जो मास होता है ना टोटल, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब कितने एटम है। अब जैसे यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा ना कितने एटम वाले क्वेश्चन, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हमें अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता चल जाए तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इनका मास पूछने के लिए, हमें बताने के लिए हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो अगर हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास पता चल गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल पूरे ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका मास हमें पता चल जाएगा। तो ये आपको ना मोस्ट प्रोबेबली आपको एटॉमिक मास इन सब एलिमेंट्स के, इन सब एटम्स के वो दे देंगे पेपर में। अगर नहीं भी देंगे तो कुछ कॉमन आपको एटम्स के आपको मॉलिक्यूलर मास पता होने चाहिए, कुछ कॉमन। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, चलता हूँ। एटॉमिक मास कुछ कॉमन, आपके कुछ कॉमन एटम्स होते हैं ना, उनके एटॉमिक मास आपको थोड़े बहुत याद भी होने चाहिए बड़ी क्लास में। ऐसे इन क्वेश्चंस के करने के लिए, बिकॉज अभी आप छोटी क्लास में हो, 9th में हो, तो आई थिंक आपको पेपर में वो दे देंगे, ठीक है, एटॉमिक मास। तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का होता है 16, है ना। क्लोरीन का होता है 35.5, है ना। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन देख लिया, कार्बन देख लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। तो ये कुछ कॉमन कॉमन आपके आइटम है या एलिमेंट है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, क्लोरीन का 35.5 है, कार्बन का 12 होता है, और नाइट्रोजन का 14 होता है। तो कुछ कॉमन एटॉमिक मास है जो आपको याद होनी चाहिए, वरना पेपर में दे देंगे आपको। तो अब इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना इजी हो गया। अब तो आपको सीधे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो अब जब देख लो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो एक एटम का मास है 1, तो 1 इंटू 2, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 2। इसकी यूनिट है 2U, मॉलिक्यूलर मास यू ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, और ऑक्सीजन के कितने आइटम है 2 है, तो 16 तो 2 32 होता है। ये निकल गया मॉलिक्यूलर मास इसका भी। ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, एक एटम का मास कितना है क्लोरीन के 35.5, 35.5, और यहाँ पर कितने क्लोरीन के 2 एटम है 30.55, 35.5 इंटू 2 करेंगे तो हम कितना होगा 71, कितना होगा 71। ये निकल गया मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ये CO2 है, तो CO2 में एक तो कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, तो एक ही है कार्बन, तो 1 इंटू 12। अब बीच में प्लस करेंगे क्योंकि अब दूसरा आइटम आ गया, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, और कितने हैं ऑक्सीजन के आइटम 2 हैं, तो 16 इंटू 2। तो सॉल्व कर दो, 1 इंटू 12 12, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 कितना होता है 44। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। ऐसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर, समझ आ रहे हैं ना। आपको बस एक एटम का एटॉमिक मास देखना है, फिर आपके जो भी मॉलिक्यूल में कितने एटम है उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे अब ये CH4 है, तो एक कार्बन है, एक कार्बन है, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो 1 इंटू 12। अब दूसरा आइटम आ गया हाइड्रोजन, तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है 4, तो 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 1 इंटू 12 12, प्लस 1 इंटू 4 4, तो 12 प्लस 4 16। तो इस पूरे मॉलिक्यूल CH4 का मॉलिक्यूलर मास है 16U, यूनिट है U, ये मॉलिक्यूलर मास की यूनिट, ठीक है। ऐसे इनको सॉल्व करो आप। तो ध्यान से देखो, इसमें कार्बन के 2 आइटम है, और हमें पता है कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना 12, तो यहाँ पर 2 आइटम है, तो 12 इंटू 2। अब दूसरा आइटम आ गया हाइड्रोजन, तो बीच में प्लस। हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास है 1, हमारे पास कितने 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, बस हो गया। तो इसको सॉल्व करो, 12 इंटू 2 24, प्लस 1 इंटू 6 6, यानी 24 प्लस 6 30। तो इस मॉलिक्यूलर मास, ये जो C2H6 नाम का जो मॉलिक्यूल है, इसका मास है 30। ऐसे इसको सॉल्व करो, कार्बन का एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास है 12, यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 12। अब हाइड्रोजन है, दूसरा आइटम चेंज हो रहा है, तो बीच में प्लस। हाइड्रोजन का एक एटम का मास है 1, यहाँ पर कितने 4, तो 1 इंटू 4। सॉल्व कर दो, ये 12 इंटू 2 24, और ये प्लस 4, यानी कि 28 मॉलिक्यूलर, मतलब इस पूरे C2H4 का मॉलिक्यूलर मास है 28। सिमिलरली NH3 सॉल्व करो, N का एक ही एटम है, और N के एटॉमिक मास कितना है 14, तो 1 इंटू 14 ही करेंगे क्योंकि एक ही है नाइट्रोजन। अब ये आपका एटम चेंज हो रहा है, तो बीच में प्लस का साइन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, कितने हाइड्रोजन के हमारे पास एटम है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐड करो 1 इंटू 14 14, प्लस 1 इंटू 3 3, तो 14 प्लस 3
17। यू क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है, तो इस NH3 का मॉलिक्यूलर मास है 17। इस NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 17। ऐसे ही CH3OH है, एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, तो एक ही कार्बन है तो 1 × 12। अब एटम चेंज हो रहा है तो बीच में प्लस का साइन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, और कितने हाइड्रोजन है 3 है, फिर आपका चेंज हो रहा है एटम तो बीच में प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, और एक ही ऑक्सीजन है तो 1 × 16, फिर आइटम चेंज हो रहा है तो बीच। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, और यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है तो 1। अच्छा अब इसको सॉल्व कर दो, 1 × 12 12 प्लस 1 × 3 3 प्लस 1 × 16 16 प्लस 1 × 1 1। सबको ऐड कर दो, ये तो आप कर ही दोगे। कितना हो गया 32। सबको जब आप ऐड करोगे, आप अपनी स्पीड पे कर लेना, तो 32, और मॉलिक्यूलर मास निकालने तो उसका यूनिट है यू। ठीक है, तो ऐसे हम आपका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, आपको अगर एटॉमिक मास पता हो। तो इस क्वेश्चन में इसने एटॉमिक मास नहीं दे रखे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको एग्जाम में एटॉमिक मास देगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद आपका इंटेक्स खत्म है चैप्टर के। आ गया, देखो यहाँ पर भी वही है, मॉलिक्यूलर मास निकलवा रहा है सेम, यहाँ पर भी सेम आपसे मॉलिक्यूलर मास निकलवा रहा है। और देख लो यहाँ देखो क्वेश्चन में इसने दे दिया ना एटॉमिक मास, गिवन गिवन, ये जो एटॉमिक मास है दे दिए सबके इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है, बस यहाँ पर ZnO का हमें मास निकालना है, ZnO का। तो ZnO का पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं किस किस का निकालना है। ZnO का निकालना है, Na2O का निकालना है, और K2C को भी निकालते हैं। टाइम खींच देता हूँ मैं बीच में, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन करा है सेम वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है। तो ZnO, तो Zn का एटॉमिक मास कितना है दे रखा है यहाँ पर गिवन, ये ब्रैकेट में। Zn का एटॉमिक मास है 65, तो लिख दिया मैंने 65। एक ही एटम है तो × 1, एटम चेंज हो रहा है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, एक ही ऑक्सीजन है तो 1 × 16। ऐड कर दो 65 × 1 65 प्लस 1 × 16 16, तो 65 + 16 कितना होता है 81। कितना होता है 81, तो ये आपका आ गया 81U। ठीक है, तो ZnO का मॉलिक्यूलर मास आ गया 81U। ऐसे इसका कर लो, आपको एटॉमिक मास दे रखा है, तो मैं आपको ये दोनों होमवर्क दे रहा हूँ, तो सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सबके एटॉमिक मास दे रखे हैं, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो ये दोनों आपके होमवर्क हैं, इनको चेक करो, और यहाँ पर आपका इंटेक्स क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म करेंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ भी आपको क्वेश्चन हो दिमाग में, कहीं किसी कॉन्सेप्ट पे आप फंस गए हो, तो कमेंट सेक्शन में बिना शर्माए बिना हेजिटेशन के लिखो, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। नहीं तो कमेंट सेक्शन, अगर छोटा कोई आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा, कोई अच्छा डाउट होगा तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सिंपल सी बात है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।